ये जो आज का मौजू है, ये अरशाद चीमा लॉ चैनल से, ये सीपीसी से मुतल्लिक़ है। और ये एक बड़ा अहम जो हमारे वकला के बारे में है या पार्टीज़ के बारे में है, वो ऑर्डर 3 है सीपीसी में। अब ऑर्डर 3 जो है ये क्या कहता है? ऑर्डर 3 कहता है कि कोर्ट में अपीयरेंस कैसे होगी किसी केस में। देखना जी, सूट तो फाइल कर दिया, who is authorized to appear before the court on behalf of the plaintiff and as well as on behalf of the defendant। अब अदालत में किसी ने केस को परसू करना है तो कोर्ट उसमें कार्रवाई करेगी, उसमें इफेक्टिव जो है ये प्रोसीडिंग्स होंगी। अगर कोई आता ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता फॉर द परसुएशन ऑफ द केस, वो प्लीड ही नहीं करता, आके अपीयर ही नहीं होता, तो फिर कोर्ट कैसे उसका फैसला करेगी? कोर्ट ने खुद तो नहीं उसकी प्रोसीडिंग चलानी। तो अपीयरेंस जो है बिफोर कोर्ट ये बड़ा अहम चीज है, इसके बगैर केस का फैसला नहीं हो सकता। और हमेशा पैरवी से ही केस का फैसला होता है। जो लोग केसेस की पैरवी नहीं करते इफेक्टिवली या कॉन्टिन्यूसली या मुनासिब तरीके से, वो हमेशा केसेस हार जाते हैं और उनके केसेस आमतौर पर अदम पैरवी दाखिल दफ्तर हो जाते हैं, या डिफेंडेंट हो तो उसके खिलाफ एक्सपर्टी हो जाती है। तो ये देखना है कि ऑर्डर 3 में क्या तरीकाकार लिखा हुआ है फॉर द अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट टू परसू द केस, टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। तो ये ऑर्डर 3 इसमें 3 लोगों को हक हासिल है कि वो कोर्ट में पेश हो सकते हैं। या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट खुद पेश हो, वो अपने खुद उसकी पैरवी करें, तरीकों पे पेश हों, अपने खुद उसमें हिस्सा लें सारी प्रोसीडिंग्स में। तो ये तो उनका हक है, इस हक से किसी भी शख्स को महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो खुद नहीं आ सकता या कोई ऐसी मजबूरी है तो फिर ही हैव टू अपॉइंट एजेंट, उसको कहते हैं रिकग्नाइज्ड एजेंट। तो वो रिकग्नाइज्ड एजेंट जो है वो मुकर्रर कर सकता है और उसको इख्तियार दे सकता है बकायदा रिटन थ्रू इंस्ट्रूमेंट कि ये इख्तियार इसके पास होंगे और ऑन माई बिहाफ ही विल एक्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट। वो कर सकता है, वो रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके जरिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी भी इसको कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी की 2 किस्में, एक होती है स्पेशल, एक होती है जनरल। अब स्पेशल में भी इख्तियार दिया जा सकता है, जनरल में भी दिया जा सकता है। तो ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट उसके पास होना चाहिए। और जो देने वाला होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, उसको कहते हैं प्रिंसिपल, और जो लेने वाला जिसको दी जाती है उसको कहते हैं एजेंट। तो ये रिकग्नाइज्ड एजेंट अगर कानून के मुताबिक उसकी अपॉइंटमेंट की जाए एज रिक्वायर्ड बाई लॉ, तो फिर ही कैन अपीयर फॉर द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। वो परसू कर सकता है उसको, उसमें वो एविडेंस भी दे सकता है, वो बयान भी दे सकता है। अगर वो कंप्रोमाइज का इख्तियार हो तो कंप्रोमाइज भी कर सकता है, अगर विड्रॉल का इख्तियार हो तो विड्रॉ भी कर सकता है सूट। अगर उसमें आर्बिट्रेशन का इख्तियार है तो आर्बिट्रेटर भी मुकर्रर कर सकता है। अगर उसमें रेफरी का इख्तियार है तो रेफरी भी मुकर्रर कर सकता है। लेकिन वो करेगा किसकी बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। उसका कोई जात उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ये सारा मामला प्रिंसिपल की तरफ से होता है। तो ये वो वकील भी मुकर्रर कर सकता है, वो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। अब आ गई अगली बात जिसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू करना चाहता हूं मैं, वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर वो कैसे होती है और उसकी जरूरत क्यों है, उसके पीछे मकसद क्या है, उसके पीछे फलसफा क्या है, विजडम क्या है। अब एक शख्स जो है वो आज खुद तो लीगल फॉर्मेलिटी से वाकिफ नहीं है, वो इतनी पैरवी भी नहीं कर सकता केस की। अगर वहाँ पे प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जो लॉ नोइंग हैं, जिनको हुकूमत की तरफ से बाकायदा ऑथोराइज किया गया है टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज एंड टू परसू द केस and take
ऑल स्टेप्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस। तो वो लोग जो हैं जिनको बाकायदा 1973 के बार काउंसिल एक्ट के तहत बाकायदा लाइसेंस दिए गए हैं, प्लीड एंड एक्ट, तो उन अशखास की खिदमात ली जा सकती है। उनको कहते हैं वकला साहबान, काउंसल्स, एडवोकेट्स। और उनकी ये ड्यूटी है कि ये अगर कोई उनको अपॉइंट करता है तो दे मे परसू द केस रिगोरसली उसको प्लीड करें अच्छे तरीके से। और उसमें उनको चाहिए कि वो जो है इंटेग्रिटी को बहाल रखें अपनी, और कानून के मुताबिक उसको परसू करें केस को। तो ये ऑर्डर 3 जो है ये इन 3 बातों के बारे में है। अपीयरेंस या तो पार्टी असालतन करे, अगर वो खुद नहीं है तो फिर एजेंट मुकर्रर करे, और अगर वो एजेंट या वकील या पार्टी चाहती है कोई लीगल प्रोफेशनल की खिदमात हासिल करना तो दे कैन अपॉइंट एनी लीगल एक्सपर्ट who has been authorized by the government to plead and appear and act on behalf of the other person, तो उनको वो उनकी खिदमात ले सकती है बाई पेइंग अप्रोप्रिएट फी जो उनकी तय हो जाए उसके मुताबिक। तो अब क्या किस तरह अपॉइंटमेंट होगी लीगल पर्सन की, जो यानी लीगल जो मामलात को जानता है शख्स, जिसको इख्तियार हासिल है कि वो अपीयर हो सकता है, जिसको गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आप अपीयर हो सकते हैं, आप एक्ट कर सकते हैं, आप प्लीड कर सकते हैं, उसको कहते हैं वकील, एडवोकेट, काउंसिल भी कहते हैं। तो वो कैसे अपीयर होंगे, उसके लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए यानी रिटन ऑथोराइजेशन दी जाती है उस पार्टी की तरफ से जिसने उनको मुकर्रर किया कि आप हमारी तरफ से पेश होंगे और आप हमारा केस जो है उसको परसू करेंगे और उसमें सारा एक्ट करेंगे। तो वो एक जो डॉक्यूमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज लिखा जाता है, ये मार्ज वजूद में आता है, एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं वकालतनामा। और थ्रू रिटन ऑथोराइजेशन वकील साहब जो हैं वो उस शख्स की तरफ से पेश नहीं हो सकते। हाँ, पहले पेश हो सकते हैं कि मैं वकालतनामा दाखिल कर मीमो दे सकते हैं अपीयरेंस की, अगर उसको इंस्ट्रक्ट किया हो किसी ने, बाद में उसको वकालतनामा देना पड़ेगा। अब वो पॉइंट हो गया जब वकालतनामा आ गया, अगर उसमें सारी पावर्स दी हैं तो फिर वो मुकम्मल तौर पे एक्ट करेंगे। लेकिन अगर कुछ पावर्स को वहां पे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कर्टेल कर लिया गया हो तो फिर वकील साहब उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल। तो ये वकालतनामा आमतौर पे ये दीवानी है वो तो बड़ा ही मुफस्सल है और लिखा होता है, उसमें सारी पावर होती है, उसमें वकील साहब ने क्या करना है, क्लाइंट की क्या ड्यूटी है, तो ये सारा कुछ लिखा होता है कि उसको पेश करना कोर्ट में किसकी ड्यूटी है, क्लाइंट की ड्यूटी है, वो पार्टी की ड्यूटी है अपने वकील साहब को पेश करे। वकील साहब को अगर इख्तियार है, उसमें लिखा है तो कि वकील साहब दावे को वापस भी ले सकते हैं, कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, रेफरी भी मुकर्रर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें उसमें दर्ज होती हैं। वकील का साहब की तरफ से अगर कोई और वकील साहब पेश होते हैं उनके लिए ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है। और वकील साहब का किया हुआ जो है उस वकील साहब का किया हुआ वकील साहब का किया हुआ ये तस्वर होगा। तो ये सारी बातें वकालतनामा में दर्ज हैं। तो ये एक अथॉरिटी है, एक पावर है एडवोकेट के पास, अगर उनको अपॉइंट कर दिया जाए। तो जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर उनको ये चाहिए कि उन्हें एक नीति से अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट के केस को परसू करें, उसका फायदा उसको, उसका केस उसके लिए बेहतर बनाएं, कानूनी तौर पे मेहनत करें, कानूनी लवाजमात पूरे करने के लिए मेहनत करें, कोर्ट को कायल करें, अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने अपीयर हों, कोर्ट को डिसप्लीज ना करें बल्कि असिस्ट करने की कोशिश करें, अच्छे अंदाज में कन्विंस करने की कोशिश करें। तो ये एक वकील की जो है वो अथॉरिटी होती है जो, यानी अब नतीजा ये निकला कि 3 तरीके हैं अपीयर होने के। फर्स्टली पार्टी खुद पेश हो और वो अपना केस परसू करे, और ये किसी पे लाजम नहीं है कि वो वकील जरूर मुकर्रर करे, ना ही उसको कंपेल किया जा सकता है
ये तो उसकी अपनी मर्जी है, वकील साहब की खिदमात को हासिल करे और उनको उनकी मर्जी के मुताबिक फीस अदा करे, ये लाजिम है, ये वो चाहता है। तो ये है, किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन मजबूरी ये है कि जो शख्स केस करना चाहता है उसको खुद तो पता नहीं है कि कानूनी मामलात क्या होते हैं और किस तरह प्रोसीजर जो है उसका इस्तेमाल होता है। वो लॉ नोइंग नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानता, वो एक ले मैन है। फिर वो वकील साहब की खिदमात लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई खिदमात लेता है और आप पे कोई एतमाद करता है, ट्रस्ट करता है, तो फिर हमें उस ट्रस्ट को मुकम्मल तौर पे पूरा करना चाहिए और उसकी पूरी की मुकम्मल पैरवी करनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी। अब देखना यह है कि अगर कोई जो वकील है साहब हैं, अगर यानी किस तरह ये वकालतनामा अगर किसी ने दिया, उनको आप वकील मुकर्रर कर दिया है, तो क्या वो वकालतनामा जो है वो किस तरीके से टर्मिनेट होगा? क्या वो खिदमात को विड्रॉ किया जा सकता है? तो उसके लिए अगर दोनों फरीकैन में से कोई चाहता है कि मैं अब वकील नहीं रहना चाहता इसका, या वो कहता है कि मैं इनको वकील नहीं रखना चाहता, तो विद द लीव ऑफ द कोर्ट वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन अगर कोई वकील साहब किसी केस में उनका इंटरेस्ट है, जिस केस में वो वकील हैं, यानी उसमें वो मार्जिनल विटनेस है किसी डॉक्यूमेंट के और उन्होंने गवाही देनी है उसमें, तो फिर उनको उसकी वकालतनामा नहीं करनी चाहिए, वकालत छोड़ देनी चाहिए, वो वकील नहीं रह सकते फिर। इसी तरह दोनों में से अगर कोई फौत हो जाए तो फिर वकालतनामा खत्म हो जाता है। लेकिन इन हालात के बगैर अगर ये नहीं हुआ ऐसा, तो फिर वकील साहब कायम दायम रहते हैं जब तक केस खत्म नहीं हो जाता। अगर केस खत्म हो जाए तो फिर वकालतनामा खुद खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो पार्टी उनको ज़्यादा आगे लेके जाना चाहती है, यानी वकालतनामे में लिखा हुआ है कि वो अपील भी कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो फिर पार्टी उनको लेके जा सकती है, वही वकालतनामा सफिशिएंट होगा। जरूरी नहीं है कि नया वकालतनामा दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है। लेकिन अगर वकालतनामा कायम रहता है, बेशक वकील साहब इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, या वो वकालत भी छोड़ चुके हैं, या मौक्कल जो है वो लिफाफा भी उनसे ले गया हुआ है, लेकिन वकालतनामा इंटैक्ट है, तो फिर जो सर्विस अगर उन पे होगी तो वो मौसर सर्विस होगी। वो ये कहा जाएगा कि वाकई पार्टी की सर्विस हुई है। ये जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में। लेकिन अगर वो कहते हैं नो इंस्ट्रक्शंस, तो उससे वकालतनामा नहीं खत्म हुआ, लेकिन अपीयरेंस में फर्क आ जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल आ जाती है नो इंस्ट्रक्शन के बारे में। बहरहाल वकालत जो है ये बड़ा सीक्रेट और बड़ा मुअज़्ज़ज़ और बड़ा आला पेशा है। इसमें जो मुवक्किल की हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसके किसी मफाद को नुकसान ना पहुँचे, और वकील साहब जो हैं वो सीरियसली, विगरसली और इंटरेस्टिंगली और विदाउट एनी बैड फेथ अपने मुवक्किल के केस की पैरवी करें और उसको अंजाम तक पहुँचाएँ। बाकी उसके अपनी किस्मत भी होती है, बाद बात उसके अपने भी वो गवाह पूरे नहीं ला सका, तो फिर उसमें वकील साहब बेचारे क्या करें। अगर उसने वक़्त पे गवाही नहीं पेश की या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ला के नहीं दिया, तो वकील साहब का तो काम है मेहनत करनी। लेकिन अगर फरीक पार्टी जो है वो खुद ही उसमें एक फलाह पैदा कर रही है या लकूना पैदा कर रही है या सीरियसली उसको परसू नहीं कर रही केस हो, तो फिर वकील साहब के इसमें कोई फॉल्ट नहीं तस्वर किया जाएगा, बल्कि उस पार्टी का अपना ही किया दरा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि वकला साहबान को और फरीकैन को भी कि अगर मुकदमा करते हैं तो फिर उसको सीरियसली लड़ें और उसमें पूरी कोशिश करें और मेहनत करें, और वकील साहबान को उनकी फ़ीस दें। ये नहीं है कि
पहले दिन वादा किया और फिर दूसरे दिन अगली दफ़ा कोई और मामला तय कर लिया, तो वकील साहबान से इस तरह के मामला ना करें। और वकील साहबान को भी चाहिए कि वो बार काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कोशिश करें और मिसकंडक्ट करने से बाज रहें और मुकदमात की सही तरीके से पैरवी करके अपनी पार्टी को मुतमिन करें और अपने ज़मीर के मुताबिक अल्लाह ताला को भी राज़ी रखें। थैंक यू वेरी मच।